नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सेकंड ग्रेड जो भर्ती का एग्ज़ाम है 2024 में 28 दिसंबर को। उसका एक टॉपिक है भारत में विदेशी व्यापार। जो भारत का विदेशी व्यापार है वो टॉपिक। इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहले प्रकार का क्वेश्चन यही है कि भारत आयात सबसे ज़्यादा किससे करता है, निर्यात किससे करता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है। एक आता है भारत के सबसे ज़्यादा व्यापारिक, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। ठीक है, उसमें 2, 3, 4 नंबर तक पूछा जाता है। उसके बाद एक प्रश्न आता है जैसे सेवा निर्यात कितना है, फिर आता है आयात कितना है, फिर विदेशी ऋण कितना है, हमारा एफडीआई कितना है। इस प्रकार के हमें बहुत से वेरिएंट वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सेकंड ग्रेड में। ठीक है, तो आपको सेकंड ग्रेड का ये टॉपिक मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला है। मैं आधे घंटे के अंदर इसको कवर अप करवा देता हूँ। लेकिन ये 19 पेज का पीडीएफ है जो मैंने आर्थिक समीक्षा से बनाया है, भारत की लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा से। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो पर। देख लीजिए आप वीडियो कैसी होने वाली है। ये पीडीएफ का मैटर है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, एंड तक बने रहना वीडियो में, क्योंकि यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस बने रहना है वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने ये डाटा लिया है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से लिया है 2023-24। आपका डाटा यहीं से आएगा। ये है निर्यात, भारत का निर्यात। सबसे ज़्यादा भारत निर्यात किसको करता है? सबसे ज़्यादा भारत निर्यात करता है यूएसए को, फिर करता है यूएई को, 3 नंबर पे है नीदरलैंड। ठीक है, 1, 2, 3 टॉप 3 तो ये हैं। चौथा है चीन, फिर है सिंगापुर। यानी ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा निर्यात 2023-24 में यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, चीन, सिंगापुर, इनको किया गया। अगर आप और थोड़ा कुछ डिटेल में देखना चाहते हैं तो 6 नंबर पे यूके है। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना कुछ गौर नहीं करना, लेकिन आप एक देख लीजिए कि किस टाइप से हमारा विदेशी व्यापार में निर्यात हो रहा है। ठीक है, बांग्लादेश ये आए ना, आपको ये याद रखना है, क्योंकि बांग्लादेश इम्पोर्टेंट मुद्दा है वर्तमान में। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ अपना व्यापार जो है निर्यात 2.7% निर्यात करते हैं अपन टोटल निर्यात का। फिर भी हमें यहाँ पर याद रखना है कि कमी हुई है निर्यात में। ठीक है, और आपको पता ही है अभी हिंदुओं का वो चल रहा है वहाँ पे, तो पूछा जा सकता है, सीधी बात है। इटली का भी याद रखना है, थोड़ा चर्चित रहता है। ठीक है, इटली में भी 10 नंबर पे इटली निर्यात में, जहाँ पर हम अपना निर्यात बेचते हैं, और बांग्लादेश है 8 नंबर पे। ठीक है, और जो टॉप 4 हैं वो आपको मिल ही गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, यानी आयात पर। सबसे ज़्यादा हम आयात किसे करते हैं? अब देखो, भारत का जो सबसे ज़्यादा आयात है ना, वो कहाँ होता है? एक पीडीएफ कहाँ गया, ये रहा। जो आयात है भारत का वो सबसे ज़्यादा है चीन। भारत चीन से सबसे ज़्यादा आयात करता है। भारत रूस से 2 नंबर पे आयात करता है। 3 नंबर यूएई, चौथा यूएसए, सऊदी अरब 5 नंबर पे, छठा इराक। यानी चीन, रूस, यूएई, आपको ये याद रखने हैं। चीन, रूस, यूएई, इन 3 से सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। और चीन की आयात से अपने जो ग्रोथ हुई है वो 3.38 है, और रूस से जो अपन आयात कर रहे हैं उसमें वृद्धि हुई है वो 32 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐसे हुई है कि पेट्रोलियम पदार्थ बहुत खरीदे हैं इंडिया ने रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें भी आपको बांग्लादेश का ध्यान रखो तो रख लेना, कमी हुई है आयात में भी। हमने बांग्लादेश से सामान मंगाया भी कम है। ठीक है, और भेजा भी कम है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो अपना होने वाला है वो भारत का आयात सर्वाधिक वस्तुएं। भारत जो सर्वाधिक वस्तुओं का आयात करता है उनमें सबसे ज़्यादा पेट्रोल है, सबको पता है पेट्रोल है। ठीक है, दूसरे पे इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि अपने पास एलईडी जैसे आप देखते हो तोशिबा है, पैनासोनिक है, जेपैन की होती हैं लगभग। ठीक है, और अपने इंडिया में इतना है भी नहीं है, इतना भी बन रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बन रही जितने अपन सोच सकते हैं। तो हम अभी भी इसका आयात करते हैं, यानी इम्पोर्ट करते हैं इंडिया में। तो 3 नंबर पे है कोयले का भी हम इंपोर्ट करते हैं, जापान से आता है कोयला। ठीक है, जापान को भेजते भी हम। ठीक है, वो अलग अलग कंडीशन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। फिर है रसायन पदार्थ और ज्वेलरी 5 नंबर पे है। ठीक है, 1 नंबर पे है पेट्रोलियम, 2 नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक, 3 पे है कोयला, 4 पे है रसायन, 5 पे है ज्वेलरी। चलिए चलते हैं आगे।
ये आपको राजस्थान जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये आपको वीडियो पूरी देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें क्या है कि एफर्ट लगाने पड़ेंगे, 2 या 3 बार आपको रीडिंग करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब देखते हैं 2023-24 के लिए भारत शीर्ष 15 व्यापार साझेदार कौन से हैं। यानी जो 23-24 में भारत ने सबसे ज़्यादा व्यापार जिस देशों के साथ किया है वो देश कौन से हैं। 15 तो मैंने लिए हैं, लेकिन आपको 5 याद रखने या 6 याद रखने, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो इसमें भी चीन है 1 नंबर पर, सबसे बड़ा व्यापार साझेदार भारत का अमेरिका को पछाड़ चीन बन गया है, आपको पता ही होगा। उसके बाद यूएसए 2 नंबर पे है, यूएई 3 नंबर पे है, रूस 4 नंबर पे है और जो सऊदी अरेबिया है वो 5 नंबर पे है। तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है कि भारत के जो व्यापार साझेदार देश हैं उनको बढ़ते या घटते क्रम में लगाओ, या फिर सीधा ही पूछ लेंगे सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, तो आपको बताना है चीन है, ठीक है। इसमें कोई दोहराए वास्ते सीधी सीधी बात करने की बात है कि यहाँ कौन सा है, चीन है, सीधी बात है। और अगर 2 या 3 देगा तो ऐसे दे देगा चीन, यूएसए संयुक्त अरब अमीरात, और वैसे देगा तो वैसे पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करनी है बस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है भारत का जो समग्र व्यापार घाटा है वो वित्त वर्ष 2023 में 121.6 बिलियन था, और जो 2024 में कितना रह गए, ओनली 78 बिलियन, ठीक है, 78.1 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। इसका कारण है कच्चे तेल का जो भाव था वो कम था, क्रूड ऑयल का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी की, जो कि 139 देशों में भारत को 38वें स्थान पर दिखाया गया है। आपको याद रखना है वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 38वां स्थान दिया गया है और ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। आगे चलते हैं। जीडीपी में व्यापार की हिस्सेदारी की बात करें तो भारतीय जो जीडीपी है वो 2005 में 32.3% हिस्सेदारी थी इसकी, और वित्त वर्ष 23 में 40.8% है। आपको ये याद रखना है सीधे सीधे कि भी जो व्यापार है इंडिया का विदेशी, उसमें वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है, वो 40.8% है। इतना परसेंट हिस्सा जो योगदान देता है जीडीपी में विदेशी व्यापार। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है भारत का जो व्यापारिक वैश्विक स्तर, जो भारत का व्यापार है वो वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। ये क्वेश्चन सत्य और असत्य में आ सकता है, तो आपको इसको देखना है सीधे सीधे कि जो व्यापार है इंडिया का ट्रेड है वो वैश्विक स्तर पर बढ़ा है, ठीक है। और जो भारतीय व्यापार है वो जीडीपी में जो है कि भी व्यापार, भारतीय व्यापार का प्रतिशत कितना है, 45.9 है। ये तो है देखो, तो पेट्रोलियम वगैरह कुछ उनको हटा करके, लेकिन ये समग्र है, टोटल ए टू जेड मिला करके 45.9% है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे है वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी। ये पूछ रहा है कि वैश्विक जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनके निर्यात में जो भारत है वो कितना प्रतिशत डोनेट करता है, मतलब हिस्सेदारी कितनी है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेवा का, जो सर्विस सेक्टर है यानी सेवा जो है उसका निर्यात भारत 2023 में 4.3%, मतलब निर्यात में जो सेवाओं की हिस्सेदारी है वो है 4.3% 2023 के अनुसार। उसके बाद है वस्तुओं के निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है वर्ष 2024 में वो है 1.8%, ठीक है। यानी सेवाओं में कितनी है 4.3 और वस्तुओं में कितनी है 1.8, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे वन लाइनर में। देखिए क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट है, आप ये देखोगी कि वीडियो अच्छा नहीं है, डेटा है इसमें, तो आपको देखिए मैं बात बता देता हूँ, बिना सोर्स ऐसी ही वीडियो बनती हैं, ठीक है। लेकिन डेटा जो है वो एकदम इम्पोर्टेंट है, ऑथेंटिक है और क्वालिटी वाला है, ठीक है। आप क्वालिटी देखिए, ठीक है। आप वीडियो को मत देखिए, ये मत देखिए कि हाँ थोड़ी स्किल कम है, क्योंकि स्टार्टिंग किया है अभी तो धीरे धीरे होगा,
लेकिन होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में। आपको पता ही है कि वस्तुओं के निर्यात में तो 1.8% की हिस्सेदारी है 2024 में, और जो सेवाओं के निर्यात में वो है 4.3। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मैंने एक टेबल बनाई है 2023 और 24 के लिए। ये टोटल आयात और निर्यात है। तो आपको सीधा सीधा ऐसे पूछा जाएगा कि वर्ष 2023 में आयात कितना है, निर्यात कितना है। तो आपको सिर्फ एक लाइन में इसको कैसे याद करना है। भारत का 2023 में आयात 898 बिलियन यूएसडी है और निर्यात 776 है। यानी कि जो व्यापार संतुलन है वो भारत का 121.6 डॉलर माइनस, यानी कि घाटा हुआ है भारत को, क्योंकि यहाँ पे निर्यात कम है। उसके बाद है 2024, वर्ष 2024। इसमें जो आयात किया इंडिया ने वो 853.8 का किया, मतलब कमी हो गई है। देखो, आयात में कमी हो गई है और निर्यात बढ़ा दिया इंडिया ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ़र्क क्या हुआ। फ़र्क ऐसे हो गया कि ये जो हुआ ना, निर्यात से आयात घटाया, तो 75.6 यूएसडी बिलियन इतने का घाटा हुआ इंडिया को हुआ। तो यानी कि ये जो है ना, ये है वो व्यापार घाटा, जो भारत का व्यापार घाटा है वो यही है। ठीक है, 75.6 इस वर्ष का। और जो आयात में कमी हुई है ना, वो आपको यहाँ पे पूछेगा। आयात में कमी हुई 4.9 की कमी हुई है आयात में, और निर्यात में जो कमी हुई है वो 0.23% की वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई, वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। बात सीधी सी है कि आयात जो है वो 4.9% बढ़ा है, नहीं घटा है, और निर्यात है वो बढ़ा है 0.23%। ठीक है, चलते हैं आगे और सीधा सीधा पूछ लेना कि भारत का निर्यात कितना है 2024 में, तो 778.2 बिलियन यूएसडी। ठीक है, सीधा सीधा बताना। चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है कि भारत का समग्र व्यापार प्रदर्शन वित्त वर्ष 23 में आयात कितना, मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर, वही टेबल वाली बात लिखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे, क्योंकि ये मैंने टेबल वाली बात वहाँ पे खोल के लिखी है। आप पीडीएफ में देखना चाहो तो देख लेना, वरना मैंने आराम से आपको समझ में आए इस हिसाब से लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जो वित्त वर्ष 24 में व्यापार संतुलन है वो कितना है, -75.6 यूएसडी बिलियन है, मतलब अमेरिकी डॉलर, बिलियंस में ही। तो इतना रहा व्यापार संतुलन, यानी अभी भारत घाटे में चल रहा है, लेकिन सिर्फ 75.6 यूएसडी बिलियन इतना ही पीछे चल रहा है। अब देखते हैं जो कुल निर्यात है उसमें वृद्धि हुई है 0.23% की, यानी 1% भी नहीं हुआ, लेकिन 0.2% 2-3% की वृद्धि हुई है, यानी 0.23 की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये डेटा बोलने में क्या है कि हो जाता है एडमिडाट में, अच्छे से बोला नहीं जाता, डेटा बार बार रिपीट नहीं होता, क्योंकि ये मैथमेटिकल होते हैं सारे अंक। चलते हैं 2024 के जो कुल आयात है उसमें वृद्धि या कमी, उसमें हुई है कमी 4.9%। ये 5 भी आ सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 24 में वस्तु व्यापार घाटा। वित्त वर्ष 24 में वस्तु व्यापार घाटा कितना है, 238.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये मैंने डेटा इसलिए लिखा है ताकि आपको ये ना लगे वीडियो में कोई कमी है, वरना डेटा मैं कम भी कर सकता था, बस 2 या 10, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लिया था, आयात निर्यात है, वस्तु है, सेवा है, इनके लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे सबको इंक्लूड किया इसीलिए। ठीक है, क्योंकि लोग है ना ये चाहते हैं कि हमें फुल डिटेल मिले। कम डिटेल आपको याद करने में सहायता करती है, लेकिन ज़्यादा डिटेल आपको भुलाने में सहायता करती है, क्योंकि मिक्स हो जाता है सब कुछ। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो भारत का वस्तु व्यापार प्रदर्शन है वो कितना है, वो देखते हैं अलग अलग। तो वस्तु जो निर्यात है वो तो है 437 यूएसडी बिलियन, वस्तु आयात है 675। यहाँ पे भी हमें घाटा हो रहा है, वो हमने अभी ऊपर बताया वही बात है, ये वाली बात है ना, मैंने इसको अलग अलग किया, वस्तु का आयात अलग लिखा, निर्यात अलग लिखा, फिर इनको घटाया, तो वो 238.3 यूएसडी बिलियन डॉलर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं पण्य वस्तुएं यानी कॉमोडिटी। ये जो पूंजीगत वस्तुओं की हिस्सेदारी है ना पण्य वस्तुओं की निर्यात में, ये जो कॉमोडिटी का अपन निर्यात करते हैं उनमें जो पूंजीगत वस्तुएं हैं
वो 18.9% का ग्रोथ दिखा रही हैं। और जो कंज्यूमर जो वस्तुएं हैं, उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है, यानी कंज्यूमर गुड्स, वो 47.5% की कमी दिखा रहे हैं। और जो मध्यवर्ती वस्तुएं, इनमें 28% की जो क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, ठीक है। ये भी डेटा काम आए तो देख लेना, वरना ऐसे ही लिखा है मैंने। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो भारत का निर्यात है वो कहाँ बढ़ा है, कहाँ घटा है। देखिए, खिलौना निर्यात की बात करते हैं। पहले जो था, चीन से आयात करते थे हम खिलौने को, लेकिन वो आयात घट कर के 41.6 USD बिलियन हो गए। चीन से 64% जो है वो क्या हो गए, सिर्फ 64% हो गए। अपना जो खिलौना निर्यात है वो 64% हो गए, पहले ज़्यादा था। अब है UAE। कारण क्या है इसका, UAE और ऑस्ट्रेलिया में जो सस्ते और बिना टैक्स के लिए अपने खिलौने वहाँ जाते हैं, हम वहाँ से लेके आते हैं, ये उसका कारण है। चीन पर निर्भरता हमने कम की है, ठीक है। अब धीरे धीरे खिलौना निर्यात में जो है भारत, वो क्या कर रहा है, भेज रहा है खिलौने को, ठीक है, धीरे धीरे। पहले चीन से हम आयात करते थे, लेकिन अब हम निर्यात भी करने लग गए हैं। अब देखते हैं रक्षा निर्यात। जो भारत का रक्षा निर्यात है, उसमें सबसे पहले डाटा यही आता है कि भारत कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा, यानी भारत देश है ना, वो हथियारों का आयातक देश था और है, आज भी है, और सबसे बड़ा दूसरा आयातक देश है, ठीक है। टॉप 25 जो हथियार निर्यातक देशों में है ना, वो भारत अब शामिल हो गया है। यानी भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है 2 नंबर पे विदेशों से। लेकिन टॉप 25 में जो हथियार निर्यातक देश है ना, आज भी जो हथियार बेचते हैं भारत, उनमें भी शामिल है, ठीक है। अब देखिए कि वित्त वर्ष 2024 का रक्षा निर्यात है वो कितना बिलियन डॉलर है, वो है 2.5 अमेरिकी बिलियन डॉलर, ठीक है, 2.5 USD बिलियंस, ठीक है। याद रखना आपको, रक्षा जो निर्यात है भारत का वो इतना है, 2.5 बिलियन डॉलर है, ठीक है। अब है फुटवेयर निर्यात। जो चप्पल जूते होते हैं उनमें जो भारत है, उनकी स्थिति देखते हैं, वो कितना निर्यात करता है भारत। तो उसमें देखते हैं चीन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है। चीन के बाद भारत जो है फुटवेयर निर्यात का, यानी फुटवेयर बनाने वाला दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। यानी 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा चीन बनाता है, 2 नंबर पे इंडिया। अब देखते हैं जो वैश्विक फुटवेयर उत्पादन है उसका भारत कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, 13%। इसके बाद जो है वो है वैश्विक निर्यात में भारत 2.2% की हिस्सेदारी रखता है फुटवियर में। यानी फुटवियर का निर्यात का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है, 2.2%। चलते हैं और आगे। जो भारत का जो 9वां सबसे बड़ा फुटवियर, यानी भारत के 9वां सबसे बड़ा फुटवियर निर्यातक देश है, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक है। अब देखते हैं स्मार्टफोन में भारत क्या है, निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है भारत ने, स्मार्टफोन की 42.2% की वृद्धि की है। और छठा सबसे बड़ा सेलफोन, ठीक है, सेलफोन मतलब स्मार्टफोन बनाने वाला देश, स्मार्टफोन निर्यातक देश, छठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश कौन सा है, भारत है। और चप्पलों में अपना स्थान 9वां है। कुल उत्पादन का जो स्मार्टफोन है वो 31% भारत से निर्यात हो रहा है अभी। जो भारत का जो निर्यात है मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे है। जैसे भारत 100 फ़ोन बना रहा है तो उसमें से 31 फ़ोन भारत निर्यात करता है आज भी, ठीक है, याद रखना है। यानी कुल उत्पादन है ना जो भारत का, उसका 31% भारत अभी भी निर्यात कर रहा है फ़ोन में। निर्यात मतलब बेच रहा है विदेशों में। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये जो पेट्रोलियम और जो लिक्विड जो गैस है उसके निर्यात में जो भारत है वो क्या कर रहा है, प्रोग्रेस की है। यानी 23 में था 99 मिलियन टन और अब कितना है, 108 मिलियन टन। अब देखो POL जो निर्यात है वो मूल्य घटा है, यानी मूल्य में घट गया है क्योंकि सस्ता हो गया। यानी पहले 97 USD बिलियन था, अब 83 हो गया, ठीक है। लेकिन अपने को क्या करना है कि निर्यात बढ़ा है, सीधी बात ही ये POL का निर्यात बढ़ा है, ठीक है। अब देखते हैं POL POL में निर्यात में जो हिस्सेदारी है भारत की
वो 4.8% है। इंजीनियरिंग वस्तुओं का जो निर्यात है उसमें 25% की हिस्सेदारी भारत की है, यानी जो इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं उनका निर्यात भारत 25% करता है। कृषि और संबंध उत्पाद में जो पण्य निर्यात में योगदान है कृषि और संबंध उत्पादों का, उनका है 11% है। ठीक है, अब की बार कमी भी हुई है इनमें। अब देखते हैं रासायनिक और प्लास्टिक जो निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 8%। यानी भारत की प्लास्टिक और रासायनिक निर्यात में हिस्सेदारी 8% है। कृषि संबंध उत्पाद में 11% है, और जो ये इंजीनियरिंग वस्तु है इनमें 25% है। और POL में कितनी है, POL 4.8। ठीक है, यानी प्लास्टिक में भी क्या हुआ है, कमी हुई है निर्यात में, प्लास्टिक के निर्यात में। कपड़ा क्षेत्र, इसकी हिस्सेदारी 8% है, लेकिन ये भी घटा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड में ज़रूर मदद करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा कि ये प्रश्न कैसे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है और इससे मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर लिया है। अब देखते हैं जो विश्व का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात है उसमें जो भारत की हिस्सेदारी 2018 में 0.63% थी, वो अब बढ़कर 22 में 0.88% हो गई है। यानी विश्व की जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात है ना, उसमें भारत की हिस्सेदारी 0.88% है 2022 के अनुसार। ठीक है, अब देखो भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 18 में 28वें नंबर पे था, लेकिन अब कितना है 22 में 24वें नंबर पर। सीधा सीधा आएगा कि भारत 2018 की अपेक्षा वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कौन से स्थान पर है, तो आपको बताना है 24वें स्थान पर, यानी 4, पहले था 28वें स्थान पर। ठीक है, 4 अंकों की बढ़त बना ली है भारत ने। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन है, भारत के पण्य निर्यात यानी कमोडिटी में जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं उनकी हिस्सेदारी वर्ष 2019 में 2.7% थी, जो बढ़ करके कितनी हो गई है, 6.7%। यानी जो कमोडिटी है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उसमें जो भारत की निर्यात हिस्सेदारी है वो कितनी हो गई है, 6.7 हो गई है। अब देखते हैं जो ड्रग और फार्मास्यूटिकल है वो क्षेत्र, यानी ड्रग और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में वर्ष 2024 में निर्यात में योगदान 6.4% है। यानी भारत ड्रग और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का कितना प्रतिशत निर्यात करता है, 6.4%। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, देखो जो पण्य वस्तु है ना वो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं था तो मैंने नहीं लिया। अब देखते हैं जो आगे आएगा, सेवा निर्यात, यानी भारत कितना सेवा निर्यात करता है। पिछले 30 वर्षों में जो सेवा निर्यात है ना वो 14% की मिश्रित वृद्धि दर से बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए हिस्सेदारी 1993 में 0.5% सेवा निर्यात था भारत का विश्व में, लेकिन 2022 में जो सेवा निर्यात है ना भारत का वो हो गया है 4.3%। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्या ये वाला है कि 30 वर्षों में आयात सेवा निर्यात बढ़ा है, और जो वैश्विक हिस्सेदारी है वो 2022 में 4.3% हो गई है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये है भारत का वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक, यानी सेवाओं के निर्यातक में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। ठीक है, 2001 में 24वें पे था, सीधी सीधी बात है। अब जो है सीधी बात करते हैं कंप्यूटर, दूरसंचार, सूचना, इनके सेवाओं में जो भारत है ना वो निर्यात में दुनिया के दूसरे स्थान पर है। यानी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर निर्यात, दूरसंचार और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलते हैं आगे। अब देखते हैं जो व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाएं हैं उनके निर्यात में भारत 6ठे स्थान पर है। ठीक है, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाएं, इंटरटेनमेंट, इनमें भारत 6ठे स्थान पर है। अन्य व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारत 8वें स्थान पर है। परिवहन सेवाओं के निर्यात में भारत 10वें स्थान पर है। यात्रा सेवाओं के निर्यात में भारत 14वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ये वाले सारे इंपॉर्टेंट है, बोलूँगा नहीं लेकिन ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, देखना, आपको वीडियो मैंने बना दी है। अब प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा नहीं है आज, धीरे धीरे होगा ये मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को तो देख सकते हैं ना, जो इसमें डाटा है वो तो याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे।
जो भारत का कुल सेवा व्यापार है वो कितना है वो देख लेते हैं। निर्यात 2024 में कितना किया है भारत ने सेवाओं का, 341 USD बिलियन, ठीक है। आयात की है 178 USD बिलियन, यानी भारत इसमें सरप्लस में है, मतलब प्रॉफिट में 163 USD। सीधा प्रश्न आएगा सेवा व्यापार का कुल जो है लाभ कितना है, 163 USD बिलियन, ठीक है। अब देखते हैं समग्र सेवा निर्यात में सबसे अधिक योगदान किसका है। 1 नंबर पे सॉफ्टवेयर निर्यात का, 2 नंबर पे है व्यावसायिक सेवाओं का। कौन सी अन्य व्यावसायिक सेवाएं, जैसे टीचिंग है, डॉक्टरी है, ये जो ऑनलाइन करते हैं विदेशों में सेवा देते हैं वो वाली, ठीक है। बैंकिंग है तो इनका प्रतिशत है। लेकिन सबसे ज़्यादा समग्र सेवाओं में योगदान है सॉफ्टवेयर का, 48% सीधा है। अन्य व्यावसायिक सेवाओं का है 26%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। यानी आपको तो याद करना है सिर्फ, इतना हार्ड भी नहीं है, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए एकदम। अब देखते हैं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP, ये सितंबर 2022 में लागू हुई थी। NLP लागू हुई थी सितंबर 2022। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, यानी PM गति शक्ति मास्टर प्लान कब लागू हुआ, अक्टूबर 2021 में। अब देखते हैं यूलिप क्या है, प्रश्न आएगा यूलिप। यूलिप है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इसमें अब तक 614 उद्योगों के जो प्लेयर हैं उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है। आपको सीधे सीधे याद रखना है प्रश्नों को, इतना हार्ड नहीं है ये टॉपिक, बस आपको ये वीडियो 1 या 2 बार ज़रूर देखनी पड़ेगी। अब चलते हैं आगे। यूलिप हो गया, यूलिप के बाद आएगा विश्व के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, LPI में भारत की रैंक कौन सी है। भारत की LPI में रैंक है कितनी है, LPI में रैंक 2018 में 44वीं थी और 2023 में 38वें पर आ गए। यानी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो इंडेक्स है 2023 में 38वें स्थान पर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं लॉजिस्टिक क्षमता एवं समानता में 48वें स्थान पर है भारत। लॉजिस्टिक क्षमता और समानता में 48वें स्थान पर है भारत। अब नेक्स्ट क्या है, लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक 2023 में भारतीय पत्तनों को मीडियन टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया है, ये मीडियन टर्न अराउंड टाइम है 0.9 दिन हो गया है, ठीक है। ये जो US से भी कम है, ऑस्ट्रेलिया से भी कम है और सिंगापुर से भी कम है, ठीक है। अब चलते हैं अनुकूल चालू खाता शेष, यानी भारत का जो चालू खाता शेष है वो कैसा रहा। यानी दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का रिकॉर्ड ही चालू खाता शेष कहलाता है, ठीक है। जो भारत का CAD है चालू खाता शेष, करंट अकाउंट जो डिफिशिएट है वो कितना है, 23.2 USD बिलियन डॉलर, ठीक है। यानी कि भारत का चालू खाता शेष कितना है वर्ष 2024 में 23.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और 2023 में ये था 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यानी भारत का जो चालू खाता शेष है वो GDP का कितना है, मैं यहाँ पे आगे लिख रखा है मैंने, आप याद करो सीधा सीधा कि जो CAD है चालू खाता शेष वो भारत की जो GDP है 2024 में उसका 0.7% है और 2023 में GDP का 2% था, यानी कमी हुई है चालू खाता शेष में, ठीक है। अब देखते हैं जो भारत का प्रेषण है, यानी विदेशों से जो लोग कमा कर के भारत में भेजते हैं वो प्रेषण कैसा रहा। अब जो भारत का जो प्रेषण है वो विश्व में सर्वाधिक है, ठीक है। प्राप्तकर्ता देश भारत है, सबसे ज़्यादा प्रेषण प्राप्त करता देश भारत है, याद रखना 1 नंबर पे है। और वर्ष 2023 में प्रेषण कितना रहा, 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। सबसे पहले भारत है, उसके बाद मेक्सिको है, चीन है, फिलीपींस है, पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान 5वें नंबर पर है प्रेषण प्राप्त करता हूँ मैं, लेकिन भारत 1 नंबर पे है और चीन बिचौलिया है, ठीक है। आपको पता ही है चीन बिचौलिया है, याद रखना है अपने को। मेक्सिको 2 नंबर पे है लेकिन याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ष 2024 में प्रेषण में वृद्धि कितनी हुई है, 3.7% की, ठीक है। और टोटल कितना है, 124 बिलियन अमेरिकी डॉलर विश्व भारत का प्रेषण है। अब देखते हैं विदेशी निवेश, भारत का विदेशी निवेश। जो अंकडोड है विश्व संस्था है जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, 2024 में। इसके अनुसार देखते हैं कि वैश्विक FDI में वर्ष 2022 में
1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी एफडीआई भारत की, लेकिन ये घट करके कितनी हो गई है एफडीआई? 2% घट करके 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। यानी एफडीआई में एक कमी आई है। सीधे सीधे आपको इस चित्र के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ कि 2023 में 1.4% थी जो जीडीपी का था। यानी भारत की एफडीआई कितनी थी? 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, और 2023 में कितनी है? 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। यानी 2% की सीधी सीधी कमी आई है। ठीक है, यानी 2% की सीधी कमी आई है एफडीआई में, एफडीआई। ठीक है, चलते हैं आगे। भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई करने वाला देश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सबसे ज़्यादा करता है मॉरिशस। सिंगापुर 2 नंबर पे, यूएसए 3 नंबर पे, नीदरलैंड 4 नंबर पे। सीधा प्रश्न आएगा, भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला देश कौन सा है? मॉरिशस है। ये मॉरिशस ऑप्शन में नहीं दे तो आपको सिंगापुर करना है। यानी कई बार क्या आएगी, सीधा प्रश्न ऐसे घुमा के दे देता है, मॉरिशस नहीं देता, सिंगापुर दे देगा। ठीक है, सिंगापुर, यूएसए, नीदरलैंड और एक दे देगा जापान, लेकिन आपको करना है सिंगापुर। ठीक है, और अगर मॉरिशस हो तो मॉरिशस तो 1 नंबर पे है ही। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, क्लास बहुत अच्छी है, आप मुझे पता है, पीडीएफ में कोई कमी नहीं है। ठीक है, आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगी क्लास, क्योंकि आपको क्वेश्चन ठीक करने हैं, वो कैसे भी हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आज रात को ऐसे ही कुछ 2 या 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक डालूंगा जिनसे क्वेश्चन सीधे आएंगे। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है, तो आपको ज़रूर देखनी है ये क्लास। अब देखते हैं, जो भारत का विदेशी व्यापार है वो 1972-73 में और 76-77 में ये लाभ में रहा था, यानी अधिशेष रहा था, व्यापार संतुलन प्लस में रहा था इंडिया का। कौन सा? 1972 यानी 71 के बाद, लड़ाई के बाद हुआ था, 1972-73 में और 1976-77 में। अब देखते हैं 2 बार जो है ना भुगतान संतुलन वो प्लस में रहा है, सीधा क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, और जो भारत का विदेशी ऋण है वो कितना है? 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यानी भारत का विदेशी ऋण कितना है? 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फिर देखते हैं 2023 में जीडीपी में तुलना करते हैं इसकी, तो ये कितना हो गया है? विदेशी ऋण कितना है भारत की जीडीपी का? 19% है। ठीक है, बात करते हैं 2024 में विदेशी ऋण कुल जीडीपी का 18.7% रहा। ठीक है, वो कहाँ था? वो 23 का था, और 24 में विदेशी ऋण कितना है जीडीपी का? 18.7% है। देखिए, शायद ही ऐसी क्लास इतने नोट्स इतने डीपली किसी ने नहीं बनाए होंगे यूट्यूब पे, जहाँ तक मैंने चेक किया है जाके अभी तक, 1 घंटे पहले तक। ठीक है, ये बनाने में 2 या 3 दिन लगे हैं मेरे को पूरे, तो आप ज़रूर देखिए ये क्लास। ये क्लास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मानिए या ना मानिए, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं भारत का वित्त वर्ष 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार 2024 में कितना? 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया है। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है? 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। और विदेशी मुद्रा भंडार 21 जून 2024 तक कितना है? 653.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। और वृद्धि कितनी की हुई है? 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है 2024 में। क्योंकि मैं ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं ये वीडियो इतनी फास्ट और इतने कम समय में बना रहा हूँ, ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, 2-3 दिन वेट ना करना पड़े। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में जो डेटा आएगा वो आएगा निर्यात में हिस्सेदारी। देखते हैं सीधे सीधे जो मैंने इतना पढ़ाया उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए, पहला है वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी पूछे तो आपको याद करनी है 1.8। दूसरा आएगा वैश्विक सेवाओं की निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.3। तीसरा आएगा कुल वस्तु और सेवाओं के निर्यात में, यानी इन दोनों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वो कितनी है? 2.4। यानी कुल वस्तु और सेवाओं के निर्यात में 2.4%, और सेवाओं में पूछे 4.3 और वस्तु में पूछे 1.8। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं आयात में हिस्सेदारी पूछेगा तो 1 नंबर पे बात करेंगे वस्तुओं की। वस्तुओं के आयात में वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 1.8। फिर आता है सेवाओं के आयात में कितनी है? 4%। ठीक है, बात करते हैं कुल वस्तु और सेवाओं के आयात में
भारत की हिस्सेदारी 3% है। ठीक है, अब देखिए ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने 2 और भी बनाई है, लेकिन वो वीडियो किसी ने अब तक नहीं देखी है। ठीक है, ये बात है क्योंकि यूट्यूब अभी नए चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा है सीधे सीधे। ठीक है, और ये वीडियो मैं चाहता हूँ बहुत से लोगों के पास पहुँचे जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, जिनके पास सोर्स का अभाव है। ठीक है, ये जो डाटा है ये नहीं मिल पाता जल्दी से, क्योंकि इसको सर्च करना पड़ता है, इसकी वैधता जांच करनी पड़ती है, इसके बाद वीडियो में इसको लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आप इसे शेयर करें और इसे देखें पूरा, और ये जो डाटा है आप याद करें। ये डेटा में से आपको 4 या 5 क्वेश्चन सीधे सीधे, अगर पशु परीक्षर एग्जाम में जैसा पैटर्न रहा ना वैसा रहा ना सेकंड ग्रेड में, तो यहाँ से आपको 5 या 6 क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेंगे। आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके बाद मैंने एक टॉपिक कल करवाया था, बैंक दर। जो वर्तमान में बैंक दर है ना RBI की, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो भी करवाई है मैंने वर्तमान में अक्टूबर तक जो मौद्रिक नीति है उसके अनुसार। वो भी 2 प्रश्न आपको पूछ लेगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम को देखते हुए सेवा सेक्टर का जो ये वीडियो है ये आपके सामने प्रस्तुत है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी सूचनाएं और तथ्य को देखेंगे और साथ ही साथ आर्थिक समीक्षा 2023-24 का सार भी देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल एकदम नया है, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करते हैं पेज नंबर 1 से। हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में है भारत का सेवा क्षेत्र, और ये जो सेवा क्षेत्र है इसे अदृश्य व्यापार बोलते हैं। और जो इसमें अदृश्य व्यापार में जो हमेशा से ही प्लस में चले हैं, क्योंकि भारत को हमेशा इसमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और जो अदृश्य व्यापार में हमेशा जो हमारा अदृश्य व्यापार से हमारा अभिप्राय है वो सेवाओं के व्यापार से है। और जो भारत की GDP में जो सेवा क्षेत्र का योगदान शुरू से देखें तो वो रहा है 1950-51 में रहा था 28.5%, और उसमें वृद्धि दर थी 4.90% की। ठीक है, और 2021-22 में 53.04% इसका योगदान था, 8.2% वृद्धि दर रही। और 2022-23 में सेवा क्षेत्र का जो योगदान रहा वो 53.41% रहा, और वृद्धि दर रही 7.8%। अब लेटेस्ट है 2023-24 का। ये जो पूरे GDP में भारत का सेवा क्षेत्र का योगदान है वो 54.7% रहा, जो कि लेटेस्ट है। और इसमें जो वृद्धि दर है ना वो आगे आएगी। ठीक है, अब देखिए जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें सेवा क्षेत्र का जो टोटल प्रोग्रेस बताया गया वो 9.7%, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि दर हुई वो 10%। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना से, क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। पेज है। ठीक है, तो देखिए सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है, उसमें एक प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। सेवा जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, संपर्क गहन सेवाएं और गैर संपर्क गहन सेवाएं। जो संपर्क गहन सेवाएं हैं उनमें प्रथम है व्यापार, आतिथ्य, परिवहन, रियल एस्टेट, सामाजिक और सामुदायिक और व्यक्तिगत। ठीक है, और गैर संपर्क में क्या आती है, वित्तीय हो गई, सूचना हो गई, जैसे IT सेक्टर, पेशेवर सेवाएँ, पर जो संचार है, भंडार सेवाएं हैं, और लोक प्रशासन भी गैर संपर्क सेवाओं में आता है। ठीक है, और रक्षा सेवाएं भी इसी में आती हैं। चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। हाँ, तो दोस्तों देखिए जो पहला ही क्वेश्चन है वो मैंने सीधा सीधा बनाया है कि GDP में योगदान कितना था, 54.7%। और जो AI है उसके अनुप्रयोग से हमें ये अनुमान लगाया है हमारे अर्थशास्त्रियों ने कि भाई जो सेवा सेक्टर है ना उसका कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी।
क्योंकि ये अधिकतर कार्य जो है वो एआई अपने आप कर रहा है। तो सेवा सेक्टर में आएगी, जैसे स्टडी है, गूगल है, रोबोट है, स्टडी, चिकित्सा सेवाएं हैं, उनमें भी कमी आएगी, ठीक है, क्योंकि रोबोटिक्स कार्य हो गया सब। चलिए बात करें डिजिटल इंडिया अभियान। ये अभियान 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। उसके बाद 2021 वर्ष 2021 को छोड़कर पिछले दशक के सभी वर्षों में सेवा क्षेत्र ने 6% से अधिक की वास्तविक वृद्धि दर दर्ज की है, ठीक है। यानी 2021 में क्या हुआ, कोविड-19 आ गया, उसके बाद वृद्धि धीरे हो गई। तो उस साल को छोड़कर बाकी सभी वित्त वर्ष में सेवा क्षेत्र 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने में, हासिल करने में सफल रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, जो वित्त वर्ष 22 है, वहाँ जो आयात है भारत का सेवा निर्यात है वो दुनिया के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का 4.4% रहा। यानी सेवा निर्यात का भारत का हिस्सा कितना है, 4.4% वैश्विक सेवा निर्यात में, ठीक है। और जो सेवा क्षेत्र है उसमें जो वित्त वर्ष 24 है उसमें वृद्धि दर कितनी है, 7.6%, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं 2023 में वृद्धि दर 10% रही, ठीक है, सेवा क्षेत्र की। और वित्त वर्ष 2022 में मैंने मेंशन किया है 8.4% रही थी, ठीक है ना, याद रखना है। यानी कम है, ये कमी दर्ज की गई थी उसमें। अब बात करते हैं वित्त वर्ष 2024 में जो है ना जीएसटी संग्रह। वित्त वर्ष 2024 में जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपए था, ठीक है। और यह पिछले वर्ष की तुलना में 11.7% अधिक था, मतलब वृद्धि हुई है इतने प्रतिशत की जीएसटी कलेक्शन में। याद रखना आपको, 2024 में जीएसटी कितना, 20.18 लाख करोड़ रुपए, और प्रतिशत में वृद्धि कितनी पूछी, 11.7%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जो औसत दैनिक इलेक्ट्रॉनिक टोल है अपना, उसमें जो टोल संग्रह होता है औसत दैनिक, जो एवरेज डेली टोल कलेक्शन आता है, वो इंडिया में 18.9% की वृद्धि दिखा रहा है 2023-24 में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितने प्रतिशत टोल में वृद्धि हुई है, टोल संग्रह में, एटलीस्ट 19 ही मान लो इसको, ठीक है। डेटा 19% भी आ सकता है एग्जाम में, सेकंड ग्रेड एग्जाम जो कि साइंस का डिपार्टमेंट लेने वाला है, इसकी परीक्षा आरपीएससी करवाएगा, लेकिन डीपली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बात करते हैं प्रतिबंध हवाई यात्रा। कुल हवाई यात्रा में, वीडियो भी ना, प्रबंधित कुल हवाई यात्रा में 15% की वृद्धि हुई है। और जो रेल माल भाड़ा यातायात है उसमें 5.3% की वृद्धि हुई है। रेल माल भाड़े में 5.3% की वृद्धि, और जो कुल हवाई यात्रा है उसमें 15% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। बात करें मार्च 2024 तक जो बैंक ऋण और जमाओं में वृद्धि देखी गई वो कितनी है, तो बैंक ऋण में 20% और जमाओं में 12.9% वृद्धि देखी गई है। अगला क्या है, 31 मार्च 2024 तक जो है ना, भारत में कुल कितने, 16,91,495, ये कितनी एक्टिव कंपनियां हैं, सक्रिय कंपनियां कितनी है भारत में 31 मार्च 2024 तक, तो वो 16,91,495 है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट पेज पर, जो है सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सक्रिय कंपनियां अभी भी योगदान दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा सक्रिय कंपनी है, कुल सक्रिय कंपनियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय कंपनियां सेवा सेक्टर में, ठीक है, सेवा सेक्टर में है, यानी 65% कंपनियां सेवा सेक्टर में हैं। बात करें व्यावसायिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा सक्रिय कंपनियां 28%, और उसके बाद ट्रेडिंग है ना, उस सेवा में ट्रेडिंग में 13% सक्रिय कंपनियां योगदान दे रही हैं, ठीक है। और सामुदायिक सेवा में भी मैंने लिख दिया 11% जो एक्टिव कंपनियां हैं वो लगी हुई हैं। बात करें नेक्स्ट, जो वित्त वर्ष 24 है उसमें 71% जो है, 71% सेवा क्षेत्र में कंपनियां पंजीकृत हुई हैं। ये बता रहा है कि वित्त वर्ष 2024 में
71% कंपनियां जो है वो सेवा क्षेत्र में ही पंजीकृत हुई है। ठीक है, बात करें क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI सेवा, जो PMI सेवाएं हैं वो 61.2% हैं। जो सूचकांक है उनका स्कोर है, क्रय प्रबंधन सूचकांक का स्कोर कितना है, 61.2 पर है। और इसमें और भी डीपली था लेकिन मैं वो यहाँ नहीं बताने वाला क्योंकि वो पर्सन एग्ज़ाम में आता भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मैंने यहाँ मेंशन किया है क्योंकि एज ए सूचकांक इंडेक्स के तौर पे पूछ ही ले, क्रय प्रबंधन सूचकांक में सेवाओं का स्कोर कितना है, वो 61.2% है। और जो सेवा क्षेत्र है उसमें बात करें तो व्यापार की तो बात करते हैं पिछले 3 दशकों से क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में जो व्यापार हो रहा है। और वित्त वर्ष 24 में भारतीय कुल निर्यात का 44% योगदान सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, भारतीय जो कुल निर्यात होता है ना, भारत से टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 44% हिस्सा सेवा क्षेत्र का है। और सेवा निर्यात में भारत का 5वां स्थान है, याद रखना 5वां स्थान है एक्सपोर्ट में भारत का, सॉरी एक्सपोर्ट क्या, सेवा निर्यात में, यानी सर्विस एक्सपोर्ट में भारत का स्थान 5वां है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले पेज पर। सेवा निर्यात में वृद्धि दर बताई गई है जो 2024 में 4.8% रही, यानी सेवाओं के निर्यात में 2024 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, 4.8%। फिर अगला है 2023 में यह वृद्धि 27.8% थी। ठीक है, यानी जो निर्यात है सेवाओं का वो कम हुआ है। ठीक है, बड़ा सेवाओं का निर्यात वैसे बढ़ा है लेकिन 2023 में ये प्रतिशत है ना वृद्धि दर, ये जितनी ग्रोथ हुई थी उतनी ग्रोथ हुई नहीं हुई, लेकिन ग्रोथ हुई है। ठीक है, जो कंप्यूटर सेवाएं हैं और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारतीय जो सेवा निर्यात है ना, यानी कंप्यूटर सेवाएं और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारत की सेवा निर्यात का जो टोटल प्रतिशत कितना है, जैसे भारत कितना सेवा निर्यात करता है उसमें 73% हिस्सा कंप्यूटर सेवाओं का है। ठीक है, ये ऐसे समझना कि भारत के जितना जो निर्यात होता है सेवा निर्यात उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का है जो कि लगभग 73% के आसपास है। बात करें नेक्स्ट, जो यात्रा सेवाओं में ना वृद्धि हुई है वो कितनी है, सीधा सीधा प्रश्न है, 24.6%। परिवहन प्राप्तियों में कमी आई है, जो परिवहन प्राप्तियां हैं उनमें 9.1% की कमी आई है। और जो वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं में भारत की जो हिस्सेदारी है 2019 में वो 4.4 से बढ़कर 2023 में 6% हो गई है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं में भारत की हिस्सेदारी 2019 में 4.4 से बढ़कर 2023 में 6% हो गई है। ठीक है, बात करें ये डिजिटल वाली है, ठीक है ना, याद रखना। बात करें अगली, तो वित्त वर्ष 2024 में जो सेवाओं का आयात है वो कितना रहा, इम्पोर्टेंट कर लेना, 178.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये पिछले साल के मुकाबले ये आयात है, देख लेना यहाँ पे सेवाओं का जो भारत ने आयात किया ना, भारत ने जो सेवाएं मंगाई है उनका कितना प्रतिशत कमी हुई है, उसमें 2.1% की कमी हुई है। ठीक है, और पर्सन पूछे अगर बिलियन डॉलर में तो 178.3 बिलियन डॉलर का आयात भारत ने सेवाओं में किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो पर्सन है वो है वर्ष 2024 में विश्व निवेश रिपोर्ट 2024, वर्ष 2024 में विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो है वित्त वर्ष 23 में FDI अंतर्वृद्धि कितनी रही, जो भारत का स्थान है विश्व की जो FDI है, FDI इक्विटी जो प्रवाह है उसमें भारत का स्थान है 15वां स्थान। ठीक है, याद रखना 15वां स्थान है FDI अंतर्वृद्धि में भारत का। और ये विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार है और 23 का डाटा है। ठीक है, इस इंडेक्स के अनुसार भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं वित्त सौदों की संख्या में दूसरा सबसे बड़ा, यानी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों में दूसरा, और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट घोषणाओं की संख्या में चौथा सबसे बड़ा मेज़बान देश है। ठीक है, ये याद रखना। बात करें नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2024 में जो सेवा क्षेत्र में FDI इक्विटी प्रवाह में क्या ये गिरावट आई है, याद रखना, यानी थोड़ा FDI इक्विटी है ना वो कम आया है इंडिया में 2024 में, और वो भी सर्विस सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सेकंड ग्रेड की क्लासें हैं और जो निरंतर चलने वाली है, और इसके बाद हम और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जो प्रमुख सेवाएं हैं, प्रमुख सेवाएं क्षेत्रवार है ना, जो हम वो देखेंगे। जैसे पहली है सड़क, जो सड़क सर्विस है मतलब रोड सर्विस, उसमें क्या हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, 2014 से 734 सेकंड समय लगता था टोल पर, जो वर्तमान 2024 में इसमें कितना रह गया है, मात्र 47 सेकंड रह गया है। ठीक है, यानी टोल पर अपना समय कितना लगता है, 47 सेकंड में हम टोल से फ्री हो जाते हैं। ठीक है, और जो 4E रणनीति है वो क्या है, वो है इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और एजुकेशन। ये क्यों लागू की गई है, ये सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए 4E रणनीति भारत द्वारा लागू की गई है। चलिए चलते हैं भारत रेल की तरफ, यानी भारतीय रेल ने क्या विकास किया है। ये जो यात्री है ना, वो 673 करोड़ 2024 में आवागमन हुआ है। ठीक है, भारतीय रेल से, और जो कि क्या दिखाता है, 5.2% की यातायात में जो यात्री हैं उनमें वृद्धि दिखाता है। रेल के अंदर यात्री कितने ज़्यादा आए हैं, 5.2%। अब देखिए 2020 में क्या हुआ, 2020 से 24 तक भारतीय रेल के माल भाड़ा लदानों में 7.1% की वृद्धि प्राप्त हुई है। ठीक है, ये CAGR का मतलब होता है, CAGR का वृद्धि होता है मतलब। ठीक है, यानी जो रेलगाड़ी का जो माल भाड़ा है ना, उसमें वृद्धि हुई है 7.1%। और जो 6108 स्टेशन है उन पर फ्री वाईफाई भारतीय रेल दे रहा है अपनी सेवाएं वर्तमान में। याद रखना कितने स्टेशन है, 6108, याद रखनी है एक एक बात आपको। फिर बात करें पतन, जलमार्ग और पोत परिवहन की, तो इसमें सबसे पहले हम बात करें सागर सेतु ऐप की। तो सागर सेतु ऐप है क्या, पतन क्षेत्र और दैनिक पोत और कार्गो संचालन को सुनिश्चित करने हेतु ये एक ऐप बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फिर बात करें 13 प्रमुख उद्योग इससे जुड़े हैं, प्रमुख बंदरगाह जुड़े हैं, 22 गैर प्रमुख बंदरगाह इससे जुड़े हैं और 28 निजी टर्मिनल इस ऐप से पंजीकृत हैं आज तक। ठीक है, बस बात करें वर्ष 2024 में जो है ना क्रूज यात्रा है ना, उसमें 100% की वृद्धि देखी गई है। जो क्रूज पर्यटन है ना, जो क्रूज पर्यटन नदियों में है, ठीक है, उसमें 2024 में 100% की वृद्धि देखी गई है। बात करें वायु मार्ग की, तो वायु मार्ग जो है सर्विस सेक्टर में क्या योगदान दे रहा है वो बात करते हैं। तो वायु मार्ग अपने सेवा सेक्टर में भारत का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार है, यानी विश्व में भारत क्या है, तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार है। और जो भारतीय विमान क्षेत्र है ना 2024 में, वो भारतीय हवाई अड्डों पर कुल हवाई यात्राओं की संख्या में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी जो भारतीय हवाई अड्डे उन पर टोटल जो यात्री आए हैं वो 15% ज़्यादा आए हैं। अब इन दोनों का अलग अलग देख लेते हैं थोड़ा। जो घरेलू यात्री हैं उनमें 13% की वृद्धि हुई है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री जो हैं उनमें 22% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी 30 करोड़ तो इंडियन ही अपने देश में आवागमन करते हैं और जो 7 करोड़ हैं वो विदेशों से आते हैं। ठीक है, चलिए चलती हैं नेक्स्ट। सरकार ने जो देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी दी है 2023-24 में, उनकी जो क्वेश्चन संख्या क्या बनेगी, कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं, ये हैं 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। 2016 में एक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसका नाम था उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, याद रख लेना। ठीक है, 2016 में लॉन्च की गई। और जो भारत का लक्ष्य है 2030 तक, ये क्या है, उदार नियमों और प्रोत्साहनों के साथ वैश्विक ड्रोन हब बनने का, यानी भारत का वैश्विक ड्रोन हब बनने का लक्ष्य कितना है 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट कर लेना आप, सीधा सीधा आ सकता है क्वेश्चन। अब बात करते हैं पर्यटन उद्योग की। जो विश्व पर्यटन आर्थिक मंच है, विश्व आर्थिक मंच जो है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, यानी विश्व आर्थिक मंच का एक पर्यटन और विकास सूचकांक है जिसने 2024 में अपनी एक इंडेक्स जारी की थी। उसके अनुसार भारत का जो स्थान है 39वां स्थान है पर्यटन में। ठीक है, पर्यटन और विकास सूचकांक में भारत का स्थान 39वां है। अब बात करें जो 2023 में 92 लाख प्लस विदेशी पर्यटक भारत में आए थे, कितने आए थे, 92 लाख से ज़्यादा। और वर्ष दर वर्ष ये कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 43.5% की वृद्धि हुई है। बात करें नेक्स्ट फैक्ट पर, जो है 2.3 लाख करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा भारतीय पर्यटन ने अर्जित की है, कितनी, 2.3 लाख करोड़। अब बात करें जो विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत की जो विदेशी मुद्रा आय हुई है ना, वो 2021 के मुकाबले है ना 22 में बढ़कर
1.58% की वृद्धि हुई है उस आय में, ठीक है, याद रखना है आपको। यानी 2022 में विश्व पर्यटन प्राप्तियों में जो भारत का विदेशी मुद्रा जो इनकम है वो कितना हुआ, 1.58% बढ़ गया है, ठीक है। अब देखिए भारत का जो यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र है उसमें आगे वाला क्या है, उसमें देखिए जो तीर्थ यात्रा है उसका एक योजना है पूरी की पूरी जिसका नाम है प्रसाद योजना, और इसका पूरा नाम क्या है, तीर्थ यात्रा पुनर्नवीकरण, ठीक है, तीर्थ यात्रा पुनर्नवीकरण और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान, ये प्रसाद योजना का पूरा नाम है। इसमें 2023-24 के अनुसार 29 नए स्थलों को पहचान की गई है जहाँ पर ये योजनाएं और चलाई जाएंगी, ठीक है, इनका विस्तार किया जाएगा। उनमें से 12 के अंदर जो हैं 12 स्थल हैं उनको उद्घाटन कर दिया गया है। बात करें स्वदेश दर्शन 2.0, इसमें कितने स्थानों की जो लक्ष्य रखा गया, 55 स्थानों को और गंतव्य बनाया जाए, ये लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 11वीं अंतर्राष्ट्रीय आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आने वाला है कल सुबह, ठीक है। तो आप तब तक के लिए डेटा याद कीजिए, क्योंकि इन डेटा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर ये याद नहीं होते, इसलिए सेकंड पार्ट इसका कल अपलोड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बात करते हैं पर्यटन उद्योग की। जो सेवा सेक्टर में पर्यटन का जो स्थान है वो बात करें तो जो विश्व आर्थिक मंच है ना, वो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी करता है, और 2024 में जो जारी किया गया उसमें जो स्थान है भारत का वो 39वें स्थान पर दिखाया गया है भारत को। याद रखना, आपको इम्पोर्टेंट डेटा बनता है यहाँ से, ठीक है। कौन सा है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान 39वां है। 2023 में 92 लाख से ज़्यादा भारत में विदेशी पर्यटन आए हैं। बात करें वर्ष में वृद्धि कितनी हुई है, यानी इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 43.5% की वृद्धि देखी गई है विदेशी पर्यटकों में। बात करें तो 2.3 लाख जो करोड़ हैं, इससे अधिक हमारी विदेशी मुद्रा प्राप्तियां जो पर्यटन है उससे प्राप्त हुई हैं। कितनी, 2.3 लाख करोड़, ठीक है। और जो प्राप्तियां हैं उनमें कितनी वृद्धि हुई है, उनमें 65.7% की वृद्धि हुई है। बात करें विश्व पर्यटन प्राप्तियों में, जो विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत की विदेशी मुद्रा आय है उसका हिस्सा 2021 में कितना था, वो था 1.38, जो कि 2022 में बढ़कर के कितना हो गया है, वो हो गया है 1.58%, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट पेज है उस पर है तीर्थ यात्रा। इसका पूरा नाम है प्रसाद योजना का क्या नाम है, तीर्थ यात्रा पुनर्नवीकरण और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। प्रसाद योजना का पूरा नाम है, ठीक है। और ये 2015 में शुरू की गई योजना है। इसके तहत 29 नए स्थलों को पहचान करके इस योजना में जोड़ा गया है, और जिनमें से 12 जो स्थल है उनका उद्घाटन भी कर दिया गया है। बात करें स्वदेश दर्शन अभियान 2.0 की, इसमें भी 55 स्थान और जोड़े गए हैं, ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसको बढ़ावा देने के लिए 11वीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, कौन सा, 11वीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट और भारत पर्व 2023 का आयोजन किया गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है भारत ने क्या किया, प्रथम संघाई सहयोग संगठन था, यानी SCO का पहला ही पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह था। SCO एक संगठन है, उसका प्रथम पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही, क्योंकि आपका IR जो सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड में उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन जो है उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है, यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में भारत की रैंकिंग 2022 में 17वीं थी। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में 18वीं थी, ठीक है। बस यही था। इकोनॉमिक्स में 21 तक का दे रखा है,
तो हमें 21 की याद करनी है, 18वीं है। 21 में और 22 में क्या क्या है, 17, यानी 1 का सुधार। ठीक है, यानी 21 में 18वां स्थान था पर्यटन आगमन में और 22 में 17वां हो गया। बात करें ई मार्केट प्लस, तो ये क्या है, ई मार्केट प्लस, ई मार्केट प्लस और निधि पोर्टल, एक और है साथी पोर्टल, यानी 1 2 3, ये जो तीनों पोर्टल है ना, ये तीनों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हैं। ठीक है, निधि पोर्टल का लक्ष्य है राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग का डेटाबेस तैयार करता है। ठीक है, और साथ ही जो पहल है वो सरकारी कोविड नियम है। ठीक है, ये याद रखना, पर्यटन से संबंधित है तीनों प्लेटफॉर्म। निधि पोर्टल पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, साथी पहल पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉन्च की गई थी। अब बात करें नेक्स्ट, जो है रियल एस्टेट वाला सेक्टर, सेवा सेक्टर में उप क्षेत्र है रियल एस्टेट। ठीक है, उसमें क्या वृद्धि हुई, क्या योगदान रहा, वो देखते हैं। तो बात करें इसका पिछले 10 सालों की, तो उसमें क्या हुआ है योगदान, यानी पिछले 10 सालों में रियल एस्टेट ने और आवास ने क्या किया, जीवीए में जो है ना, कुल जीवीए भारत का, उसमें 7% से अधिक का योगदान दिया है। और जो 2023 में रियल एस्टेट की जो बिक्री है ना, वो 2013 में जो बिक्री हुई थी उसके बाद सबसे अधिक है। ठीक है, याद रखना, 2023 में रियल एस्टेट की जो बिक्री हुई वो 2013 के बाद सबसे अधिक थी। 2023 में 33% की वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, वार्षिक वृद्धि तो 33% है, लेकिन बिक्री के मामले में 2023 का साल सबसे ज़्यादा। ठीक है, याद रखना। अब देखिए 2015 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना है। ठीक है, शहरों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बन रहे हैं, उनके लिए 2015 में योजना शुरू की गई। ठीक है, अब बात करें एक अधिनियम की, जो जिसका नाम है रेरा 2016। इसका पूरा नाम भू संपदा विनियमन एवं विकास है, और यह नागालैंड को छोड़ करके पूरे भारत और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। ठीक है, नागालैंड में इसकी प्रक्रिया चल रही है लागू करने की। ठीक है, लेकिन याद रखना आपको। अब जो बात करें हम रेरा के लागू होने के बाद है ना, लागू होने के बाद वर्ष 2022 में ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का 36वां स्थान आ गए। और बात करें तो एक डेटा है 2011 की जनगणना के अधिक जो अनुसार है, वो जो है ना, शहरों में जो आबादी है वो 31% से 31% आबादी शहरों में रहती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन भारत का जो अनुमान है वो 2050 में क्या है कि भी शहरों में 50% आबादी रहने लगेगी। ठीक है, कुल जनसंख्या का। अब बात करें नेक्स्ट, जो आईटी सेवाएं हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, उनका योगदान देख लेते हैं। तो जो कुल जीवीए में इसकी हिस्सेदारी है ना, वो वित्त वर्ष 2023 में 5.9% हो गई है। 13 में दे रखी है 3.2 और 2023 में हो गई है 5.9। ठीक है, याद रखना, आईटी सेवाओं की जीवीए में योगदान कितना है, 5.9। अब देखते हैं महामारी से प्रेरित जो आर्थिक मंदी थी 2021 की, उसके बावजूद आईटी जो सेवाएं हैं उन्होंने 2021 में 10.4% की वृद्धि दर्ज की थी अपने सेक्टर में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। जो आईटी सेवाएं हैं, कथन दिया है मैंने कि आईटी सेवाओं के तेजी से विकास और भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी और तकनीकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में भी सहयोग दिया है। यानी आईटी सेवाओं ने एक तो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग दिया है और एक जीसीसी जो केंद्र है उनमें भी सहयोग दिया है। अब जो बात करते हैं, जो जीसीसी है भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र, उनकी बात करते हैं। 2015 में 1000 थे। ठीक है, और जो 2023 में इनकी संख्या कितनी हो गई है, 2023 में इनकी संख्या हो गई है 2740 से ज़्यादा। ठीक है, और जो भारत में जीसीसी से जो राजस्व प्राप्त होता है वो कितना है, 19.4 अमेरिकी बिलियन डॉलर। ठीक है,
2015 में था ये। और बात करें 2023 में कितना हो गया है, 46 बिलियन डॉलर, 19 से 46 हो गया है। और वृद्धि कितनी हो गई है, 11.4%। ठीक है, 2023 में कितनी वृद्धि हुई, 11.4%, याद रखना। अब बात करें नेक्स्ट जो है, भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जो हैं उनकी संख्या वित्त वर्ष 23 में कितनी है, 31,000 है। ठीक है, और बात करें स्टार्टअप में जो शीर्ष क्षेत्र है वो एडटेक का है 16%। और उसमें गेमिंग का याद करना है हमें 4%। यानी स्टार्टअप में जो निम्नतम है गेमिंग, 4% का योगदान है सिर्फ, याद रखो संख्या के हिसाब से। मीडिया क्षेत्र है 5% में। दोस्तों ये क्लास उतनी ही इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया है, आप इसको पूरा देखिए। ठीक है, नेस्कॉम के जो अनुसार है ना, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व स्तर पर 30 स्थान रखता है। ठीक है, नेस्कॉम के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व स्तर पर 30 स्थान रखता है, 3rd स्थान है। और जो विश्व की 16% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिभा है वो भारत में है। ठीक है, एआई प्रतिभा का कितना प्रतिशत भारत में है, 16%। ठीक है, और जो भारत की स्वयं की नवाचार हब के रूप में स्थापित करता है, यानी ये बताता है कि भारत खुद एक नवाचार हब है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब देखते हैं दूरसंचार। उससे पहले बात कर लेते हैं, मार्च 2024 में चक्षु सुविधा लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने से है। और उससे पहले पिछले साल मार्च 2023 में संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया, ये भी दूरसंचार से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं जो भारत का कुल टेलीघनत्व है वो कितना है। टेलीघनत्व प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोनों की संख्या से है, इसका मतलब। और मार्च 2024 में ये 85.7% था। और वायरलेस टेलीफोन कितने हैं पूरे भारत में, वो है 116.5 करोड़। ठीक है, और इंटरनेट ग्राहक जो हैं उनकी संख्या है 95.4 करोड़। ठीक है, याद रखना। बात करें इंटरनेट घनत्व की, तो इंटरनेट घनत्व भारत का कितना है, 68.2% 2024 के अनुसार। और जो भारत में 5G सेवाएं पहली बार अक्टूबर 2022 में शुरू की गई। अब बात करें जो मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड है ना भारत में, उसमें जो वैश्विक रैंक है ना भारत की, वो 15वीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 6G। जो भारत का 6G नेटवर्क है वो प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए मार्च 2023 में भारत ने एक विजन लॉन्च किया। कौन सा, भारत 6G विजन दस्तावेज 2023 में लॉन्च किया है 6G को बढ़ावा देने के लिए। अब देखो भारत नेट प्रोग्राम सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की एक मुहिम है। ठीक है, याद रखना है। यानी ये प्रश्न आएगा, भारत नेट प्रोग्राम क्या है, आप क्या बताओगे, ग्राम पंचायतों को, यानी भारत की जितनी भी ग्राम पंचायत है उनको ब्रॉडबैंड से जोड़ना इसका लक्ष्य है। अब बात करें दूरसंचार में जो 100% FDI है उसको भारत ने अनुमति दे दी है। ठीक है, और ये अधिनियम है 2023 का, दूरसंचार अधिनियम 2023। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, याद रखिए आप, ये चैनल एकदम नया है, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ बढ़िया ही मिलेगा। जो देख लेना आप, क्वालिटी तो देख ही रहे हो अभी कि भी कितना फ़र्क है। बात करें ई कॉमर्स की, 2023 तक 350 अमेरिकी बिलियन डॉलर, 350 अमेरिकी बिलियन डॉलर ये ई कॉमर्स मार्केट भारत का पार कर जाएगा। ठीक है, संभावना क्या है, 350 USD बिलियंस का हो जाएगा इंडियन ई कॉमर्स। अब बात करते हैं अगले जो 3 से 5 वर्ष है ना, उसमें जो कुल खुदरा बाजार है ना भारत का, उसमें ई कॉमर्स की हिस्सेदारी 30% से 35% तक बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखना है हमें।
ये था आज का वीडियो। देखो PDF ख़त्म हो गया है, मैं खुद थक चुका हूँ क्योंकि मैंने भी अभी नया स्टार्ट किया है, तो थोड़ा होता है मतलब। आप देखिए वीडियो को पूरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली वीडियो मिलेगा और इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया गया है। आप हमसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। आप अपनी तैयारी में लगे रहें।